आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और इसके प्रश्नावली के 5 को और लास्ट प्रश्नावली इसको हल करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन टाइप के हैं। ठीक है, तो प्रमेय 8 और 9 प्रश्नावली 5 के लिए, और ये प्रमेय इसमें कुछ खास नहीं है। 9वां प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय ही है, 10वां हमें खुद से सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये प्रमेय भी बहुत कम यूज होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ही इस प्रश्नावली 5 का अधिक हल करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी है। ठीक है, तो प्रमेय 8 से शुरू कर रहा हूँ और उसका डायग्राम ये है। और प्रमेय 8 कहता है कि देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, समकोण वाली त्रिभुज मतलब जो समकोण वाली मतलब जो समकोण है उसके शीर्ष से कर्ण पे लंब डालते हैं, तो कर्ण के जो ये लंब के दोनों ओर है, ये दोनों त्रिभुज आपस में परस्पर समरूप होंगे और इस पूरे बड़े त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ठीक है, तो यही है इसमें कि देखो समकोण के क्या है, ये कोण समकोण है। ठीक है, इसके शीर्ष से यहीं से कोण से ही लंब डालेंगे कर्ण पर, तो दोनों ओर जो 2 त्रिभुज बनेंगे परस्पर समरूप होंगे, ये और पूरा बड़ा त्रिभुज, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। यहाँ 3 त्रिभुज है। ठीक है, 3 त्रिभुज दिखाता हूँ मैं आपको। एक बड़ी वाली ये है जो यहाँ पे समकोण है। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समकोण है, ये देखो ऐसे समकोण है ये। ठीक है, ये ऐसे समकोण है, ये समकोण है। ठीक है, अभी ये ऐसे फॉर्म में है, ये B है, ये A है और ये C है। देखो समकोण दिखाई दे रहे होंगे आपको, कैसे देखेंगे ऐसे। ठीक है, ये खड़ी हो गई, लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया जी। तो यही है, यही कोण से ऐसे लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बन गए। देखो, तो एक समकोण ये बन गया, एक समकोण ये बन गया, और पहले से बड़ा समकोण था। ठीक है, तो यहाँ से एक समकोण ये B, इसको हम D कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे D है तो ये D, ये A, और ये एक समकोण ये B, इसी को ही कर दो BD, ये इधर A के लिए, इधर C के लिए। देखो ये C, ये दोनों समकोण है, और पहले से जो समकोण बना था वो ऐसा था ना, ये B और ये A, ये C, ये B। देखो इसको ऊपर से देखना ना। ठीक है, ऊपर से ऐसे देखना, ये देखो ABC। ठीक है ना, ऊपर से ऐसे लंब डालेंगे तो फिर इधर बन जाएंगे, तो यही है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो कि क्या है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से क्या है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर के दोनों ओर के त्रिभुज संपूर्ण, जैसा लिखा है संपूर्ण यानी बड़े त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज के
समरूप होंगे, समरूप। और दोनों, वे दोनों, यानी दोनों छोटे, पहचानने के लिए छोटे बड़े बोलता हूँ, ठीक है। वे दोनों त्रिभुज परस्पर, वे दोनों त्रिभुज भी आपस में या परस्पर समरूप होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, लिख लेना। इसमें यह देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि पहला ये है कि देखो इसको बांट दिया ना, तो यहाँ से देखो BDA और BDC, तो त्रिभुज ये क्या है, BDA समरूप है किसके, BDC के। त्रिभुज BDA BDC ये समरूप है, और ये दोनों समरूप है पूरा ABC के, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ये कि ये त्रिभुज BDA समरूप है किसके, बड़े त्रिभुज ABC। B क्या है यहाँ पे, 90 कोण का डिग्री था ना। और ये भी है तीसरा त्रिभुज BDC समरूप है इसी बड़े त्रिभुज के। पहले तो ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है, आपस में समरूप है, लेकिन ये दोनों बड़े त्रिभुज से भी, देखो बड़े बड़े त्रिभुज दोनों ओर लिखे, ये दोनों में है, ठीक है। ये B है, ये भी DD AC, ठीक है। तो यही है ये प्रमेय, यहीं से एक लंब डाल दिया, दोनों ओर के समरूप है और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, यानी ये तीनों आपस में समरूप है। 1 2 3, ये बड़ा है और इसी बड़े से ये दोनों बने हैं, ठीक है। तो ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। और 9वां प्रमेय नंबर देखो, प्रमेय नंबर, इसको वो नहीं करता ना मैं, प्रमेय नंबर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है प्रमेय। और प्रमेय नंबर 10 स्वयं से सिद्ध करना है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, और वो है इसी का उल्टा है पाइथागोरस प्रमेय का, विलोम का दे। तो इसमें समझते हैं ना कि इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, ये, और समकोण अभी हम ऐसे पढ़ रहे ना, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और सिद्ध करने के लिए इसमें लंब भी खींचा गया है, तो ये BAC, ठीक है, मैं लंब नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, या इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज यही है, इस कोण को हम इधर ला लिए, कोई वो नहीं है, ये B है, ये A है, ये C है। इसमें क्या होता है पाइथागोरस में कि इसके विकर्ण का वर्ग, विकर्ण बोलता हूँ, क्या लिखा है, कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे लिखो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग होता है, ठीक है। ऐसा लिखा था हमारा बोधायन ने, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़ा जाता है, ये बोधायन प्रमेय ही है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमारे देश में बोधायन ने करीबन 250 या 300 साल पहले देकर चला गया था। तो इसमें AC
और आपको पहचानने का तरीका मालूम है न, जो 90 डिग्री कोण होते हैं उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और जिस कोण को मानेंगे मान लो हम सी को मान रहे हैं, ठीक है, कोण, तो इसके सामने वाले भुजा लंब कहलाती है। तो ए बी लंब है और इस कोण के साथ सटी हुई या जो शेष बची है उसको आधार कहते हैं, तो ये बी सी। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय, सब जानते हैं इसको। तो ये 9वां नंबर का है, इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। और उदाहरण में 2 क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें एक अच्छा है और प्रश्नावली में तीसरा और 8वां कुछ अच्छे, बाकी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको बना लो, कोई बुराई नहीं। 90 डिग्री का कोण, ये डी। तो प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, ठीक है मैं। और पहला क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन यह देखो, पहले प्रश्नावली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्रश्नावली 5। और पहला क्वेश्चन में क्या है ना, पहला क्वेश्चन में आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों पूछा है। तो इसमें हिंदी में लिखना है। और देखो पहला कोई दिखाई देने को चित्र चतुर्भुज है। इसमें क्या है ना, पहला चित्र जो दिख रहा है उसमें 2 लंब दिया है, समलंब, और दूसरा समलंब नहीं है, दूसरा चित्र हिंदी में लिख लो। और दूसरा में देखो, दूसरा में कुछ अच्छे दिया है। पहले में पहला जो डायग्राम दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार आप उसको अच्छे से बना लेना। ये पहला है, ये समलंब है, ठीक है, ये समलंब है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये समान लंब नहीं है। देखो ये लंब समान नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री कर दिया है दोनों में, किन समलंब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लंब समान नहीं है, ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन और इसके जो कोण है, ये कोण और ये कोण, और इसमें ये कोण समान नहीं है। देखो ये इसमें 120 है और ये 60 है, इसमें 120 है और यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ पे ये 60 है, ठीक है। ये समलंब नहीं है। समलंब मतलब लंब समान होनी चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का कोण होता है उसमें, ठीक है, इसमें नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन समलंब नहीं है। सम मतलब समान होनी चाहिए लंब, ठीक है। और दूसरा इसमें कुछ नहीं जी, हिंदी में लिख लो ऐसे। दूसरा में इसको तो हमने हल कर लिए थे ऐसे। ये प्रश्नावली 4 के पहला जो क्वेश्चन था वैसे ही हल कर लिए थे। इस पहला चौथा प्रश्नावली के पहला उदाहरण में ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों है? क्योंकि ये इसको बता चुका हूँ, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ये। और यहाँ पे जेड आकृति बनेगी ऐसे, तो ये कोण और ये कोण समान होगा, और उल्टा जेड बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये और ये कोण समान होंगे, ये बता चुका हूँ। तो ये समरूप है, ठीक है। और इसके जो दिए हैं 10 दिया है और 10 और ये बटा 12 बराबर कितना आ जाएगा, 2 पंचे और 2 छक्के। और दूसरा दिया है 15/18 करूँ, ठीक है। इसको ऊपर रखा था तो इसका ये भुजा है, तो 15/18, 5 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, दोनों बराबर में है, ठीक है। ये
भुजाएं बराबर बराबर है, तो पहला तो सभी कोण आपस में बराबर है, मतलब दो कोण बराबर में है, ये कोण भी बराबर में है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, और जो भुजा के वैल्यू दिया है वो भी समान अनुपात में है, तो ये समरूप है। और मैं इसको ये नहीं बता रहा हूँ कि हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं ना इस लेसन में, ये नहीं आएंगे जी, इसकी संभावना है क्योंकि ये त्रिभुज है और इसकी हमने पढ़ा था। हमने चतुर्भुज का समरूप तो पढ़ा था, लेकिन उसके कोणों के बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, भुजाओं के बारे में पढ़े हैं। तो भुजाएं देखो, ये और ये भुजा और ये भुजा में कितना अंतर है, समान नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ये तो समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लंब समान नहीं है, ठीक है। और जो संगत कोण है ये इसका 60 है और इसका पता ही नहीं, ये 90 है, ये मालूम है मुझे, लेकिन ये संगत कोण नहीं है ना, समान नहीं है। ये और ये समान नहीं है, ये तो 90 है। ये और ये एक समान है और ये समान है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, इसलिए दोनों समरूप युग्म नहीं है। थोड़ा हिंदी इधर उधर होता है। तीसरा डायग्राम देखो, इसमें तीसरा में कुछ इस प्रकार से दिए हैं, इसको 100 डिग्री दे दिया है, ठीक है, आपको उसमें दिखाई दे रहे होंगे। और अरे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है, उसमें ये भी 100 डिग्री दिया है। तो इसमें कौन सा समरूप होगा हमें मालूम नहीं, क्योंकि न्यून कोण, और क्या न्यून कोण कहूँ मैं, इसमें न्यून कोण जैसे चीज़ नहीं है अभी। ये 100 है तो ये 40 न्यून कोण होंगे ये, ठीक है। तो इसको हम दोनों समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कोण मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण ए बराबर 100 डिग्री है, ठीक है। बाकी को हम नहीं पता कर सकते, इसलिए ऐसा लिख लेना कि एक ही कोण बराबर है, अन्य दो कोण पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अलग अलग हो सकता है। तो ये समरूप नहीं है, केवल यही समरूप था। ये प्रश्नावली 4 में देखना, पहला प्रश्न इसी प्रकार के हल कराए थे उदाहरण में। अब चलते हैं जी, प्रश्न क्रमांक 2 देखो, इसमें कुछ नहीं था, इसको लिखना भी जरूरी नहीं, बस इस पे ध्यान देना। प्रश्नावली 2 देखो, इसमें कुछ नहीं था। और यह देखो मेघा ने 2 समरूप पतंगें बनाई है, पतंगे, ठीक है। बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। तो इसमें 2 चीज़ें पूछा गया है, स्केल गुणा क्या होगा और बड़ी पतंग के विकर्णों का माप ज्ञात करना है, जिसमें BD दिया है 40 सेंटीमीटर और AC दिया है 68 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, कोई मेघा वेघा नहीं बताएंगे। 2 समरूप पतंगे बनाई हैं। पतंगे पहले बना लेता हूँ जी। पतंग बनाने का स्टाइल ये थोड़ा बड़ा है ना, दो समरूप का है ना, तो नाम को लिखना पड़ेगा समरूप है करके। ये पतंग बन गया, इसमें ये दिया है A, ये दिया है B, और ये दिया है D, और ये C दिया है। वैसे अब इसमें नाम रखेंगे, ठीक है। ABCD है तो ये P Q R, ये S, ठीक है। दिया क्या है, 2 समरूप पतंगे, चूंकि ये समरूप पतंगे क्या चतुर्भुज है, दिया है चतुर्भुज ABCD, ABCD
समरूप है पी क्यू आर एस। चतुर्भुज पी क्यू आर आर एस ये दिया है, दोनों समरूप है करके दिया है। सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि सीधा दिया है, दे दिया है भी। और क्या दिया है कि बड़ी पतंग का विकर्ण मतलब समझते हैं। एक तो ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो इसमें ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है, ठीक है, दो विकर्ण है दोनों में, ठीक है। बड़ी पतंग का विकर्ण काम अलग है, ठीक है, ये समझना ही है। छोटी पतंग का विकर्ण का लिखा है 1.5 गुना है। अब यहीं से एक कंडीशन दिया है। अब ये 1.5 गुना है, 2 पात्र दिए, बड़ी पतंग छोटी पतंग। तो हमें जो बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग का विकर्ण दिया, ठीक है, 2 पात्र दिया है और एक कंडीशन दिया है। तो ये कंडीशन को किस में गुणा करेंगे ये बताते आता हूँ कि ये कंडीशन देखेंगे। इससे से का की लिखा है, उसके पहले जो पात्र लिखा रहेगा उसमें अगर गुणा है तो गुणा, अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाते हैं, ठीक है। तो उसके पहले वाला पात्र कौन से, छोटी पतंग। तो पहले इन दोनों पात्रों को बराबर में लेना पड़ता है। अतः करके लिखूंगा, अतः बड़ी पतंग का विकर्ण बराबर, 2 पात्र हैं और 1.5 गुना का है। 1.5 गुना मतलब तुलना हो रहा है ना, तुलना से अधिक है, का 2 गुनी है कि तिगुनी है, ऐसे क्या है ये क्या चीज़ें हैं, 2 के बीच में तुलना होता है, 2 के बीच में तुलना, और तुलना 2 बराबर के बीच में होता है, ठीक है। पहले दोनों पात्रों को दोनों बराबर में दोनों पक्षों में ले लें। इसको बताता था वहाँ जब रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण में समीकरण बना के हल करना होता था तब बताता था। का ऐसा नहीं कि ये पहली बार बता रहा हूँ ना, ठीक है, उसमें कई प्रश्नों में छोटी पतंग का विकर्ण, ठीक है। अब देखो ये 1.5 गुना किस में करेंगे, ये क्या है, 1.5 गुना है, का लिखा है, का की से ऐसे शब्द होंगे, उसके पहले कौन सा पात्र है, छोटी पतंग का विकर्ण, और ये बड़ी पतंग का विकर्ण तो इस पात्र से आगे है। तो ये 1.5 गुना इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। तो गुणा में 1.5, ठीक है। अर्थात करके लिखता हूँ मैं, वही कार्य कर रहा हूँ जो संख्या निकालते थे, जो पात्र को इधर संख्या को इधर, देखो अभी निकल जाएगा। अर्थात मतलब 1 गुणा बड़ी पतंग का विकर्ण बराबर इस 15, चलो गुणा इधर रहे या इधर रहे, इधर कर देता हूँ, ठीक है, 1.5 एक ही बात है। गुणा में छोटी पतंग का विकर्ण, ठीक है, गुणा इधर रहे या इधर रहे एक ही बात है, दोनों आपस में गुणा में है। मतलब 1 बड़ी पतंग का विकर्ण 1.5 गुना छोटी पतंग का विकर्ण है, मतलब अब दोनों समीकरण बराबर है। अब संख्या को इधर और जो लिखा हूँ मैं हिंदी में उसको एक तरफ, ठीक है। तो बराबर करेंगे 1 गुणा में बड़ी पतंग का विकर्ण पूरे का बटा, इस हिंदी में लिखा हूँ उसको इधर ला लेता हूँ, छोटी पतंग, अब अच्छा लिखा, का विकर्ण बराबर इधर था 1.5, ठीक है। ये गुणा में था, इधर पक्षांतरित किए तो वो भाग में गया। अब 1 गुणा में है इसके साथ, अब इसको पक्षांतरित करूँगा तो नीचे आ जाएगा। तो बड़ी पतंग का विकर्ण
बटा यानी अनुपात छोटी पतंग का विकर्ण, जल्दी जल्दी करता हूँ, 1.5, एक इधर आ गया, भाग बना लिया, ये बराबर में 1.5 ही होगा, क्योंकि हर में एक होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब आपको पता चला बड़ी पतंग का विकर्ण, इसमें से दोनों का कहा है ना, ये बड़ी ये छोटी मत समझ लेना, दोनों, ये बड़ी पतंग ये छोटी है, ठीक है, छोटी बड़ी, दोनों विकर्णों को पूछा है ना, ठीक है, दोनों विकर्णों का अनुपात है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर छोटी पतंग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है तो बड़ी पतंग 1.5 सेंटीमीटर है, ऐसे। तो यही हमारा ये क्या है, ये स्केल गुणक है। तो पहला का आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन था इसमें स्केल गुणक बराबर 1.5 होगा। इसको समीकरण 1 मान लो, होगा, क्यों होगा, समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लिया ना भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्केल गुणक 1.5 होगा, क्यों होगा, ये भुजाओं का अनुपात है ना, ये क्या है, जो विकर्ण बने हैं, ये सीधा खींचा है कटमट, ठीक है ना, तो ये विकर्ण है। विकर्ण मतलब समझते हुए बता देता हूँ, ये देखो पतंग ऐसे बना है, ऐसे, ये क्या है, चतुर्भुज है ना, 4 कोने हैं, ठीक है ना। तो सम्मुख कोणों में मतलब विकर्ण एक कोण से जाके दूसरे कोण में जाती है, तो ये विकर्ण है, ठीक है। ये देखो यहाँ से आपको और अच्छे पता चलेगा, ये विकर्ण है। तो इसमें 2 विकर्ण है, पतंगों में 2 विकर्ण है, और इन दोनों विकर्णों का अनुपात पता है ना आपको, दोनों 1.5 है, ठीक है। अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली, तो ये 1.5 सेंटीमीटर होगा बड़ा बनाने के लिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का ये 2 और 2 का आधा 1, यानी ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1.5 गुना, ये 2 है और ये 3, ये 2 का 1.5 गुना 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से पता चलेगा, देखो आपको ये निकलने में, देखो ये यहाँ से पता चलेगा आपको, थोड़ा शोर आता है क्या जी। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या दिया था कि बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात करनी है। दिया था BD दिया था 40 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 68 सेंटीमीटर। तो देखो ABD ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, चूँकि दोनों चतुर्भुज समरूप है, तो अगर ये 40 है और हमें मालूम है कि स्केल गुणक कितना है 1.5, तो 40 के साथ 1.5 का गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा SQ, ठीक है। वैसे AC देखो, ये AC, ठीक है, खड़ी छोटी का 68 दिया, 68 के साथ 1.5 का गुणा करके, स्केल गुणक मतलब गुणक है ना, स्केल में गुणा होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में जूम करते हैं तो कितना गुना बढ़ गया, जूम इन करते हैं, ठीक है। और वो उसमें बताया था, इसी लेसन में मैप होता है गूगल में,
ऐसे करते हैं तो उसका जो मापन है, पैमाना, वो घटता बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे समरूप बताया था ना ये, तो समरूप बताया है हमको कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है, और बड़ी का निकालना है, छोटी का हमें दिया है। छोटी का है ना ये माप, बड़ी का कैसे निकालेंगे? बी डी बटा क्या है? एस क्यू है भाई, ठीक है। और ए सी के संगत भुजा कौन सी है? ए सी का पी आर। तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कैसे? चूंकि बी डी का संगत भुजा कौन सा है? एस क्यू है। इसको नहीं लिखना, ठीक है। इसलिए एस क्यू बराबर 40 गुणा में 1.5 इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे लिखना एस क्यू बराबर, देखो शून्य को बाद में लिख लेंगे, 15 चौक 60, ठीक है। जीरो डाल दिया, एक दशमलव बाद एक ही संख्या, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और ए सी का संगत भुजा पी आर है, ठीक है। पी आर है, इसलिए ए सी बराबर 68 है गुणा में 1.5, ठीक है। गुणा कराना नीचे की ओर, तो 15 छक्के 90 और सीधा 15 करूँ, ठीक है। दशमलव को बाद में लगा लेंगे। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 का शून्य हासिल 12, 15 छक्के कितना होता है जी? 90, 90 और 12 102, 102। तो 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव बाद लगा दिए, तो ये 102 ही आया, ठीक है। सेंटीमीटर है आंसर, ये दोनों आंसर है। तो बड़ी पतंग का जो विकर्णों की माप है, पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। एक 60 है, दूसरा 102 है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, समझने के लिए चीज़ें था, और ऐसे क्वेश्चन बहुत हल किए थे। अब तीसरा से शुरू होता है, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न यहीं पे लिखाऊंगा, ठीक है। पहला और ये दूसरा कुछ नहीं था। तीसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 7वां, और उदाहरण का 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो तीसरा प्रश्न यह देखो, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, ठीक है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब ओ आर पर दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो यही बस थोड़ा सा झंझट टाइप का है, बाकी सभी अच्छे हैं, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा झंझट है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है, दिया करके लिखता हूँ मैं, दिया है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर है, इसमें एक बना देता हूँ, ठीक है।
ये जिसमें इसमें क्या था P, जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण P 90 डिग्री का है, ठीक। और आगे बोला है कि ये P हो गया, तो P के बाद Q, ये R, ठीक। अब ये त्रिभुज समकोण है, इसमें बोला था P कोण 90 डिग्री का है। अब इसमें बिंदु क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM, यहाँ पे एक M है, लंब होगा, यहीं पे लंब होगा। तो यहीं पे एक लंब खींच देता हूँ मैं, ये M, ये इस प्रकार होगा, मतलब PM लंब होगा किसमें, QR में, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, PM स्क्वायर, ये देखो PM स्क्वायर बराबर, और देखो PM लिखा यहाँ पे, और PM जैसा क्वेश्चन में लिखा होता है वैसा ही यहाँ पे पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सिद्ध करने के लिए पूछा है क्यू एम, देखो M और Q में पहले Q पढ़ा जाएगा और लिखा भी जाएगा, ठीक है, QM, ठीक, इंटू MR, ये R, ठीक है। तो R और M में हम MR पढ़ेंगे इस भुजा को, ठीक है, इस भुजा को QM पढ़ेंगे और इसको MR पढ़ेंगे, इसको PM पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है सिद्ध करना, सबसे लंबा खींचा जाएगा इसमें, और घबराना नहीं है, बड़ा आसान सा है ये। तो चीज़ें समझना, ये एक त्रिभुज है, और पहला बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो ये PM स्क्वायर है, ये देखो PM स्क्वायर है, ठीक है, ये देखो इसके बराबर में है ये QMR, तो ये हमारे किससे मैच नहीं खा रहा है, वो हमारे दो पाइथागोरस प्रमेय से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लंब को दे दिया है ना, यहाँ पे किसी अन्य को नहीं दिया है। मतलब कहने का मतलब ये PM स्क्वायर बराबर, ये अलग अलग त्रिभुज के लिए हो सकता है लेकिन पूरे के लिए नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेल नहीं खा रहा है, न इससे प्रमेय नंबर 8 से, जिसमें तीनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं, इससे भी मैच नहीं खाएगा। तो ये किससे मैच खा रहा है, ये देखो ये त्रिभुज, ये कोण इस त्रिभुज में किसमें, MPR में, ये त्रिभुज और QMP में, मतलब ये त्रिभुज में ये P कोण और ये Q कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तभी इसको सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि हम त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जिसमें क्या होगा, ये इस त्रिभुज का ये लंब कहलाएगा, लेकिन इस त्रिभुज के लिए ये कुछ अलग कहलाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये लंब कहलाए, ठीक है। तो देखो ये आधार कहलाएगा इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए ये लंब कहलाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसको P और Q बराबर में होंगे तभी हम कर पाएंगे, उसी के आधार पे हम इस कंडीशन को ला पाएंगे, ठीक है। तो इसको और भी बताऊंगा, कहने का मतलब ये, मैं यहीं पे बना देता हूँ, देखो जब P और Q माना जब कोण P बराबर कोण
ये कोण P नहीं है ना, ये एम कोण ऐसे किया जाता है। माना कोण एम पी और ये आर बराबर है कोण क्यू, तब इसमें जो लंब अलग अलग त्रिभुज के लंब और आधार सेट होंगे। ठीक है, तो देखो ये मैं इसको खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ये भुजा क्या है, आधार। ठीक है, देखो इसको मैं आधार बना रहा हूँ। ये आधार हुआ। यहाँ पे ना दो मतलब दोनों पक्ष में समकोण है। ये आधार हुआ, ये P लिखा मैंने, इसको M किया। ठीक, अब ये आर एम को मैं वो कर दिया लंब। देखो P और ये क्यों देखो बराबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये खींच दिया, इसको आप लिखना नहीं। ठीक है, इसको आपके जानकारी के लिए इसको भी सिद्ध कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये समकोण है और ये कोण P है। ठीक, अब इसी तरह देखो P और Q बराबर है, तो जिस प्रकार Q इधर है ना विकर्ण और आधार, विकर्ण बोलता हूँ कर्ण और आधार के बीच में, उसी प्रकार ये कोण Q आधार और विकर्ण के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये आपको इस त्रिभुज में देखो ये विकर्ण दिखाई दे रहे हैं और ये आधार, ये लंब हो जाएगा। तो ये मैंने खींच दिया एक आधार। ठीक, क्यों यहाँ पे होगा लंब, खींचता हूँ मैं, ये लंब हो जाएगा, ये तो समकोण हो जाएगा, ये M। ठीक है, ये M, ये लंब हो जाएगा तो ये P हो जाएगा। और ये विकर्ण दिया है P और Q। देखो इस त्रिभुज में देखो विकर्ण, ये विकर्ण बोलता हूँ कैसे, विकर्ण कर्ण ये है। ठीक है, तो ऐसा तब ये सिद्ध होंगे इस स्थिति में। ठीक है, इस स्थिति में ये सिद्ध होंगे। ये सिद्ध होने के लिए कोण MPR MP यानी इस कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होना आवश्यक है, तभी ये सिद्ध हो पाएंगे। किससे? त्रिभुज के समरूपता से, संगत भुजाओं के आधार पे। देखो यहाँ पे वर्ग नहीं दिया ना, तो संगत भुजाओं को तिर्यक गुणा कराया गया है यहाँ पे। तो यही देखो, ये आपकी जानकारी के लिखो इसको। ठीक है, इसको लिख भी सकते हो कोने में इतने में। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो। देखो P बीच में है ना, तो ये क्यों ये। ठीक है, इसको भी हम पूरा लिख सकते हैं इसे MQP करके लिख सकते हैं इसको भी। तो ठीक है, इसको आगे हल करता हूँ मैं इसको। तो ध्यान देना, सबसे पहले त्रिभुज, इसमें कुछ अलग टाइप का है ना, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? MPR में समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, बाद में ये कोण P और कोण Q आपस में बराबर हो जाएंगे। पहले तो इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ मैं समीकरण के माध्यम से। P को पहले ले रहा हूँ, फिर Q को लेंगे। ठीक है, इसमें लेता हूँ मैं, इसमें क्या है, इस त्रिभुज में लेना। अभी इस पर ध्यान नहीं देना, अभी बराबर नहीं कि इस कंडीशन को बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बराबर आएंगे तो ये इस प्रकार से बनेंगे, ये त्रिभुज में से निकल के। तो P को बीच में क्यों लिया हूँ? क्योंकि P और ये Q आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है ना, इसे होंगे। तो MPR लिया मैं, इसमें लिया। इन तीनों में क्या है, कोण MPR प्लस ये हुआ कोण R प्लस कोण M, यहाँ पे कोण M है। ठीक है,
ये तीनों आपस में कितने होते त्रिभुज 180 डिग्री। कोण एम दिया है हमको 90 डिग्री। कोण एम बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी एम लंब है। चूंकि करके लिखना, पी एम लंब दिया है ना, पी एम लंब है आर क्यू आर पर लंब है, इसलिए ये एम 90, यहाँ पर भी 90। ठीक है, दोनों के लिए 90-90 डिग्री कोण है। ठीक है, लेकिन पी और क्यू बदल गए हैं और ये भी बदल गए। ठीक, तो 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मैं, एम पी आर प्लस ये कोण आर, ऊपर ध्यान नहीं देना, ये 90 आ जाएगा इसके स्थान पे, प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 को उधर करता हूँ मैं, ये कोण आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, प्लस इधर आके माइनस डिग्री, यानी शेष कोण एम पी आर प्लस कोण आर बराबर, चूंकि एक कोण 90 डिग्री का है और त्रिभुज का तीनों कोण आपस में 180 डिग्री का होते हैं, तो ये दोनों मिल के बनाएंगे 180 में 90 गया तो 90 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के, और ये अकेला दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, तो हो गया 180 डिग्री। या हमको इसको बराबर करना था ना, या आर को मैं ले रहा हूं मैं, या कोण आर बराबर इधर 90 डिग्री दिया है, ये प्लस में इधर तो माइनस कोण एम पी आर, ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, आर ले रहा हूं क्योंकि दूसरे में क्या है, बड़ी त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी आर एक कोण बनेगा। ठीक है, तो दूसरा, अब त्रिभुज देखो, मैं पहले त्रिभुज लिया था एम पी आर में, अब पूरे त्रिभुज लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं लेना, पी एम क्यू नहीं लेना, क्योंकि पी एम जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, मतलब बन जाएगी त्रिभुज। ये है, ये बनाने जा रहा हूँ, ये पी और ये क्यू आपस में बराबर है। एम पी आर बोलना ना, इसको केवल पी नहीं बोलना, पी बोलेंगे तो पूरा का हो जाएगा, एम पी आर बोलेंगे तो ये आधा बस का होगा। ठीक है, तो अब बड़े त्रिभुज, पी क्यू आर में मतलब पूरे बड़े में पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें जैसा इसमें किए थे ना 180 तीनों डिग्री को जोड़े थे, सेम वही कार्य करने इसमें भी। देखो यहाँ पे देखो, त्रिभुज आर प्लस त्रिभुज पी प्लस, ये पूरे त्रिभुज में ना, पूरे त्रिभुज में ये त्रिभुज कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, और कोण पी बराबर 90 डिग्री, चूंकि दिया है, प्रश्न में दिया था। ठीक है, देखो प्रश्न में दिया था, तो पी के स्थान पे 90 रखता हूँ, ये आर प्लस 90 डिग्री प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री। इधर पेज बच जाता है क्या जी? अब ये आगे होगा, 90 को इधर ला लेता हूँ, कोण आर प्लस कोण क्यू, कोण आर कोण क्यू इस तरफ रह गया, माइनस 80 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण आर प्लस कोण क्यू बराबर 90 डिग्री।
और देखो यहाँ पे मैंने कोण आर लिया था, ठीक है, उसके बराबर में इसको लिया था। यहाँ पर भी कोण आर है, या करके कोण आर बराबर 90 डिग्री दिया है और ये माइनस कोण क्यू, ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। अब कोण आर के बराबर में ये कंडीशन है, कोण आर के बराबर में ये कंडीशन है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से करूँगा तो ये, चूँकि देखो कोण आर के बराबर में ये पूरा है, कोण आर के बराबर में ये भी पूरा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों को आपस में बराबर में ले रहा हूँ, ठीक है। अतः समीकरण 1 व 2 से, चूँकि दोनों बराबर है ना, आर आर के बराबर में, मतलब एक ही पात्र के बराबर में दो दो चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो पहला समीकरण को पहले लिख रहा हूँ, सीधा लिखेंगे, से लिख दिया ना मैंने, तो 90 डिग्री माइनस कोण एम पी आर बराबर है, ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस कोण क्यू। अब खत्म हो गया, ये प्लस में है, ये प्लस में है, यहीं से कटा देता हूँ मैं, आगे काम नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। माइनस और ये माइनस भी कट गया, ठीक है। तो ये कोण एम पी आर बराबर कोण क्यू निकल गया, और यही बताया था ना मैं, कोण एम पी आर बराबर कोण क्यू। देखो ये निकल गया, मैंने डायरेक्ट कटा दिया, ठीक है। ये आगे और हल हो सकता है, इस 90 डिग्री को इधर ला लोगे तो प्लस में, तो ये माइनस में इधर जाएंगे तो 90 जीरो हो जाएंगे। अब आगे जो भी चीज़ें बचे, ये माइनस में ये बचेगा, ये माइनस में, माइनस माइनस दूसरे स्टेप में काट लेना, तो ये पता चल गया। यानी P जो है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। चूँकि 90 डिग्री का कोण तो नहीं है, यानी इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण एम है, इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण ये है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, देखो, चूँकि ये दोनों बराबर है ना, अब इसके बाद इस डायग्राम को बनाना, यहाँ पे माना करके मैं लिखा था आपके समझ के लिए। अतः क्या करें, चूंकि कोण एम पी आर बराबर कोण क्यू है, तब त्रिभुज होंगे, तब कौन कौन से त्रिभुज होंगे, तब त्रिभुज कौन कौन से होंगे, ये त्रिभुज कौन कौन से कैसे लेंगे, ये आधार है। मैंने ये बताया था ना कि क्यू एम पढ़ेंगे, इसको एम क्यू नहीं पढ़ेंगे, और इसको पी एम पढ़ेंगे, इसको आर एम नहीं पढ़ेंगे, एम आर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एम आर दिया है, पी एम दिया है तो पी एम पढ़ेंगे इसको। ये यहाँ पर भी पी एम दिया है, ठीक है, देखो यहाँ पे दो दो चीज़ें दिया है ना, यहाँ पर भी पी एम दिया है, यहाँ पर भी पी एम दिया है, यानी ये जो रेखा है मोटी लिख खींच देता हूँ मैं ये, ठीक है, ये जानने के लिए, ये दोनों एक ही रेखा है, लंबाई सब समान है, ये लंब है, खींच दिए थे, बीच में दो टुकड़े हो गए थे, और ये हमारा प्रमेय नंबर यही है, ठीक है, दो टुकड़े। इसमें तो स्पष्ट लिख दिया था मैंने, पर इसमें नहीं बनता है ना, ठीक है। तो इस त्रिभुज को, तब त्रिभुज क्यू एम
देखो 90 डिग्री बीच में क्यू एम पी और त्रिभुज पी एम आर, पी एम आर इस, ये कहाँ से आ जाता है चिट्टी मिट्टी, इस प्रकार होंगे। ठीक है, कौन सा, ये वाला डायग्राम को अब बनाएंगे। क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है ना भाई, दोनों बराबर है, और ये न्यून कोण होंगे। क्योंकि दोनों त्रिभुज में समकोण तो हमें मालूम है, और ये दोनों कोण बराबर है, यानी ये एक विकर्ण और एक आधार के बीच में बटी हुई है, समझो। ठीक है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, और ये आधार, ये आधार। क्यों है भाई? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, जिसको हम कोण माने हैं वो उसके सामने वाले कोण कहलाती है, भुजा कहलाती है लंब। देखो इसके सामने वाला ये लंब है। ठीक है, देखो यहाँ पे पी एम आधार है, लेकिन इसमें पी एम लंब है। यही हुआ कोण एम पी आर बराबर कोण पी लेने पर। ठीक है, और इसी फॉर्म में ये सिद्ध होगा करके बता रहा हूँ मैं। ये दिया ना पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ऐसा डायग्राम बनेगा तब होगा। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जिसको हमने कोण माना है, उसके सामने वाला लंब कहलाता है। ठीक है, तो ये पी एम लंब मत समझ लेना। इस त्रिभुज के लिए ये आधार है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए ये लंब है, बदल गया है। क्योंकि पी एम पी आर और पी क्यू एम मतलब ये कोण और ये कोण समान है। तो इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आर, ये एम, आप इसको यहीं पे बनाना। पी इसको समझने के लिए था। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण और इसको हमने कोण माना है क्यू के समान। ठीक है, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, इसको हमने कोण माना है क्यू, ये समकोण दिया है एम, और ये हो गया पी। इसके सामने वाला देखो, ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन ये कोण माने तो इसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये बच गया वो आधार है। या कर्ण के साथ इस भुजा क्या बोलते हैं, जिसको हमने कोण माना है, हम इसको भी कोण मान सकते हैं। इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस कोण के आधार पे ये है, हमने ये दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को मान लिए, तो ये इसका लंब है, इसका लंब ये है। मतलब यही बता रहा हूँ, ये पी एम आधार है इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का पी एम लंब है। ठीक है ना, सामने, और ये सामने लंब है। ये कर्ण है, ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने सामने है। शेष बच गए वो आधार, यही है। तो अब क्या बचा इसमें अब यही बचा है कि अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, एक चीज तो हमें पता चल गया, ये पी और क्यू बराबर है। ठीक है, इससे। ठीक है, अब इसमें 90 डिग्री का कोण दिया है 2 एम, तो ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण और ये बराबर है, तो हमारा समरूपता सिद्ध हुआ कोण से। देखो इसको मैं समीकरण तीसरा मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ये क्यू एम पी, जैसा मैंने किया वैसा ही करना। ठीक है, तभी सिद्ध होगा, अच्छे से याद कर लेना। में ये समरूप है कि नहीं, समरूप रहेंगे तभी तो उसकी संगत भुजाएं निकालेंगे, जिससे ये हमारा सिद्ध होगा ये। ठीक है, तो कोण एम पी आर बराबर है कोण क्यू। ठीक है,
कैसे? समीकरण 3 से बराबर है, ठीक है ना। इस कंडीशन को यहाँ पे लिख दिया, मतलब दो कोण समान होना चाहिए ना। ये कोण लिख दिया, दूसरा कोण क्या है? कोण एम बराबर कोण एम, ये और ये बराबर है 90 डिग्री का कोण, या इसको हम सम कोण लिखते हैं। 90 डिग्री का कोण लिखने से आसानी से पता चलेगा, सम कोण लिखने से भी आसानी से पता चल जाता है। दोनों में से एक लिख सकते हो, कई जगह ये लिखा है, कई जगह ये लिखा है, ठीक है। अतः ये हमारा समरूप हो गया, क्योंकि एक कोण दो कोण, ठीक है। तो त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं डला है, ठीक है। त्रिभुज पी एम आर, ठीक है। तो और क्यों इसको हम ये बता चुका हूँ ना कि ये एम एम क्यों 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये लंब डाला गया था इसमें ना, तो ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे पी एम लंब था क्यों आर पर, ऐसे भी लिख सकते हो। दो चीज़ें इसका है, 90 डिग्री का क्यों है तो इसके कारण है, दिखाई दे रहा है मैं 90 डिग्री लिख दे, 90 डिग्री क्यों है तो ये है पी एम लंब है क्यों आर पर, क्वेश्चन में दिया था। अब ये समरूप है, क्यों है? कोण कोण दो कोण है, इसको मैं लिखता हूँ ए लिखता था ना। कोण कोण समरूपता, कसौटी से ये समरूप है। अब ये दोनों समरूप है तो देखो क्या देखें, जब दोनों समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं निकाल रहा हूँ, ठीक है। संगत भुजाओं में आप देखोगे कि पी एम दिया है, स्क्वायर में दिया है, यानी ये पी एम आएगा और ये पी एम आएगा। यहाँ पे ये आधार है और यहाँ पे ये लंब है, तो लंब आधार, ठीक है। लंब आधार है तो ये भी लंब आधार ही होंगे, ठीक है, आपस में। तो केवल दो ही भुजा लेंगे और तीसरी भुजा पी आर कहीं पर नहीं है, पी क्यू कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और लंब देखो पी क्यू एम क्या है? क्यू एम, इसमें देखो क्यू एम आधार है, जैसे इसका आधार, ये लंब लिख देता हूँ, लंब आधार, ठीक है। कर्ण ये है, ठीक है। तो क्यू एम देखो आधार है, पी एम इसमें देखो एक आधार है, इसके वर्ग है ना, तो यहाँ पे एक और पी एम है, तो ये लंब हो गए, इसमें दो पी एम है, तो एक लंब का होगा एक आधार का। इसी प्रकार बराबर में भी होगा, एक लंब का होगा एक आधार का। तो एम आर देखो ये तो आधार हो गया, ये एम आर ये लंब है, ठीक है। तो लंब आधार है, ठीक है। तो हल करेंगे कैसे? जिसका भी लो अपनी मर्जी से ले लो, लंब आधार ही होंगे, क्योंकि पी एम का स्क्वायर बनानी है, तो दोनों को गुणा करेंगे तभी तो पी एम स्क्वायर बनेंगे। जैसे कहाँ गए वो कागज, देखो पी एम गुणा में पी एम करूँगा तो ये दोनों एक ही है ना, एक ही है, दोनों को गुणा करूँगा तभी तो पी एम का स्क्वायर हो गई है, ठीक है। ये नहीं समझना इसका एक घात है इसका एक घात है, तो P2 और M2 हो गया, नहीं ये पूरे का है ना, ये पूरे का एक ही साथ में है, एक ही भुजा है, ठीक है। तो ये पी एम स्क्वायर कब होगा? जब दो का गुणा होगा आपस में, ठीक है। तो इसमें जिसको भी पहले लो, लंब बटा लंब, फिर लंब बटा लंब, मतलब संगत भुजाओं को ही लिया जाता है ना, समरूप त्रिभुज है तो जो भी लो आर एम
मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, किसी को भी लंब को लेते हैं तो ये आर एम पढ़ेंगे ना, बताया था ना, एम आर लंब बटा इसका लंब का भुजा पी एम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो इसको एम आर पढ़ा, इसको पी एम पढ़ रहा हूँ मैं, ये पी एम बराबर एक भुजा का निकाला गया संगत। अब आधार आधार का निकालता हूँ मैं, एम आर लिए थे इसका तो इसका आधार लेता हूँ पी एम बटा, देखो तिर्यक गुणा होगा तो पी एम का पी एम स्क्वायर हो जाएगा, आधार होगा इसका। इसको क्यों एम पढ़ना है बताया था ना, क्यों एम। और तीसरी भुजा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। सिद्ध करने के लिए हमें केवल इन्हीं दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं की आवश्यकता थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लेना कहीं पे, लंब बटा लंब है बराबर आधार बटा आधार है करके लिख लेना, ठीक है, बगल में। और उसके बाद आप नीचे लिखना इधर। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना पी एम स्क्वायर, ठीक है, पी एम स्क्वायर इधर आता। अब ये क्यों एम है, दोनों का गुणा होगा ना तो बराबर में लिखा था ये, कहाँ गया ये, क्यों एम पहले है फिर एम आ रहा है, ठीक है। दोनों का तिर्यक गुणा होगा तो ये क्यों एम, जो कि गुणा है तो इनटू का है एम आर, यही है, सिद्ध होगा करके लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, यही सिद्ध करना था। जब तक इन दोनों भुजा मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे तब तक सिद्ध नहीं होंगे। ये भुजा को कैसे लाएंगे, समरूप है तभी बताएंगे, समरूप है बताएंगे तभी आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही, कल ख़त्म कर देंगे इस लेसन को।